जरा आंखें बंद करो और सोचो एक ऐसा भारत जहां सड़कों पर व्यापारियों की आवाजें गूंजती हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, विद्वान बहस कर रहे हैं, कलाकार दीवारों पर रंग बिखेर रहे हैं और शासक युद्ध नहीं ज्ञान में जीत देखना चाहते हैं। ये वो दौर था जब भारत सच में विश्व गुरु कहलाता था और ये कोई मिथक नहीं, एक दर्ज किया हुआ इतिहास है। ये कहानी है गुप्ता एज की, भारत के उस युग की जिसे लोग आज भी गोल्डन एज कहते हैं। लेकिन क्या ये सच में भारत का सुनहरा युग था या सिर्फ इतिहास की चमकदार परत के नीचे छिपी एक अधूरी कहानी? चलिए जानते हैं, बिना किसी मीठे शब्दों के, पूरी ईमानदारी से। कहानी शुरू होती है करीब सन 320 ईस्वी के आसपास। मौर्य और शुंग वंशों के पतन के बाद भारत बिखरा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा, हर तरफ अस्थिरता। और तभी एक नया नाम उभरता है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का ये संस्थापक शांति से सत्ता की नींव रखता है और धीरे धीरे एक ऐसा साम्राज्य बनाता है जो आने वाले 100 वर्षों में भारत के इतिहास को बदल देता है। उसके बाद मंच पर आता है समुद्रगुप्त, जिसे इतिहास भारत का नेपोलियन कहता है। उसने तलवार से नहीं, रणनीति से जीत हासिल की। उसकी विजय यात्राएं पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण के किनारों तक फैलीं। लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, शासन सिर्फ युद्ध से नहीं, बुद्धि से टिकता है। इसलिए उसने जिन राज्यों को जीता उन्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि सहयोगी बना लिया। यहीं से शुरू होता है गुप्तकाल का असली गोल्डन मोमेंटम। अब कल्पना करो, भारत के हर बड़े नगर में स्कूल, आश्रम, व्यापारिक केंद्र और मंदिर एक साथ फल फूल रहे हैं। गंगा यमुना की घाटियों में चांदी के सिक्के चलते हैं और विदेशी व्यापारी भारत के मसाले, कपड़े और कीमती रत्न लेने के लिए महीनों की यात्रा करते हैं। उस समय रोम का पतन शुरू हो चुका था, चीन अपने भीतर उलझा था और भारत स्थिर था, आत्मविश्वासी था और रचनात्मकता के चरम पर था। इसी दौर में जन्म लेते हैं वो लोग जिनके नाम आज भी दुनिया के पाठ्य पुस्तकों में हैं। आर्यभट्ट, जिसने शून्य की परिकल्पना दी और पृथ्वी के घूमने की बात कही। वराहमिहिर, जिसने ज्योतिष और खगोल में नए सिद्धांत दिए। कालिदास, जिसने कविता और नाटक में ऐसा सौंदर्य रचा जो आज भी हिंदी संस्कृत साहित्य की रीढ़ है। सोचो, ये सब एक ही शताब्दी में हुए। ऐसा सांस्कृतिक विस्फोट शायद किसी और सभ्यता में नहीं हुआ। लेकिन जो बात गुप्तकाल को और भी खास बनाती है वो है उसका बैलेंस। ये युग तलवार और किताब दोनों का संतुलन था। युद्ध भी हुए, लेकिन युद्ध के बाद मंदिर बने, विश्वविद्यालय बने, कला फली फूली। नालंदा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं इसी काल में स्थापित हुईं, जहां हजारों विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ रहते थे। और यह सब किसी राजा की दानशूरता से नहीं, बल्कि एक सिस्टम से संभव हुआ था। उस समय शासन का ढांचा बेहद समझदार था। केंद्र से लेकर गांव तक कर संग्रह व्यवस्थित था, स्थानीय अधिकारियों को अधिकार थे और व्यापार के नियम स्पष्ट थे। किसी भी सभ्यता के लिए यह परिपक्वता का संकेत है। अब आते हैं संस्कृति पर, क्योंकि यहीं गुप्त युग ने अपनी अमर छाप छोड़ी। उस समय भारत की कला ने डिवाइन टच पाया। अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकला, सांची और देवगढ़ के मंदिरों की मूर्तियां, मथुरा की शिल्पकला, ये सब सिर्फ धर्म नहीं, सौंदर्य की पूजा थी। हर पत्थर, हर दीवार उस युग की समृद्धि की गवाही देती है। ये वो समय था जब कलाकारों को श्रमिक नहीं, साधक कहा जाता था। उनकी कला सिर्फ जीविका नहीं, जीवन का अर्थ थी। अब सोचो, कोई भी सभ्यता तभी महान बनती है जब उसमें विचारों की स्वतंत्रता हो, और यही गुप्त युग की सबसे बड़ी ताकत थी। बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों दर्शन एक साथ विकसित हुए। मंदिरों और मठों में संवाद चलता था, वाद विवाद होते थे और लोग एक दूसरे से सीखते थे। यही कारण है कि उस समय की रचनाओं में धर्म से ज्यादा ज्ञान का उत्सव दिखता है। अब जरा समाज और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। गुप्त युग की आर्थिक स्थिति इतनी स्थिर थी कि सोने चांदी के सिक्के प्रचुर मात्रा में चलन में थे। विदेशी व्यापारी भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, और इस बार ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक आर्थिक सच्चाई थी। भारत से कपड़ा, रेशम, मसाले, हाथीदांत और मोती विदेश जाते थे। बदले में यूनानी, रोमन और फारसी वस्तुएं आती थीं। व्यापारी वर्ग समृद्ध था और शहरों में धन संपदा झलकती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, इस युग में कर प्रणाली पारदर्शी थी। यानी लोगों से कर लिया जाता था, लेकिन उसका उपयोग शिक्षा, धर्म और कल्याण में होता था। उस दौर के शिलालेखों में लिखा है, राज्य का धर्म है लोगों की समृद्धि। यह पंक्ति किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी को शर्मिंदा कर सकती है। अब कहानी का वो मोड़ आता है जहां हमें ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि हर युग की चमक के पीछे कुछ छायाएं होती हैं।
गुप्त युग भी इससे अछूता नहीं था। हाँ, कला, विज्ञान और साहित्य ने अद्भुत ऊंचाई पाई, लेकिन समाज में जाति व्यवस्था और लिंग भेद और गहरी जड़ें जमा रहे थे। स्त्रियों की भूमिका सीमित होती जा रही थी। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से उनका हटना शुरू हुआ। ब्राह्मणवादी ढांचा मजबूत हुआ और निचले वर्गों की स्थिति कमजोर होती गई। यानी ये युग हर किसी के लिए गोल्डन नहीं था। ये बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभ्यता तभी सच में महान कहलाती है जब उसका प्रकाश सब तक पहुंचे। फिर भी अगर हम गुप्त युग की तुलना किसी भी समकालीन सभ्यता से करें, चाहे वो रोम हो, चीन हो या फारस, तो भारत उस समय सबसे स्थिर, शिक्षित और आत्मनिर्भर समाज था। और ये कोई राष्ट्रवाद नहीं, ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन इतिहास का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। गुप्त साम्राज्य भी अंततः हूणों के आक्रमण से कमजोर पड़ा। स्कंदगुप्त ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य बिखरने लगा। बाहरी दबाव के साथ साथ आंतरिक राजनीति और भ्रष्टाचार भी बढ़ा, और जो कभी ज्ञान और कला का केंद्र था, वो धीरे धीरे सत्ता संघर्ष का मैदान बन गया। यहीं से भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा। पर इतिहास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूटने के बाद भी मिटती नहीं। गुप्त युग की विरासत उन्हीं में से एक है। आज जब हम मोबाइल में जीरो लगाते हैं, खगोल विज्ञान पढ़ते हैं, संस्कृत श्लोक बोलते हैं या भारत की प्राचीन कला की बात करते हैं, हम अनजाने में उसी युग को छू रहे होते हैं। गुप्त युग ने हमें वो बौद्धिक नींव दी जिस पर हमारी आधुनिक सभ्यता खड़ी है। लेकिन क्या यह भारत का रियल गोल्डन एरा था? अगर गोल्डन का मतलब सिर्फ धन या शक्ति है तो शायद नहीं। लेकिन अगर गोल्डन का मतलब है ज्ञान, संस्कृति, कला, सहिष्णुता और विचारों का उत्कर्ष, तो हाँ, ये वही युग था। अब जरा सोचो, 1700 साल पहले जब बाकी सभ्यताएं अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थीं, भारत गुप्त साम्राज्य के अधीन बैठा था और नालंदा में छात्र तारों की गति का अध्ययन कर रहे थे। यही फर्क था। यही कारण है कि इतिहासकार आज भी इसे द क्लासिकल एज ऑफ इंडिया कहते हैं। और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी सेनाओं में नहीं, उसके विचारों में होती है। गुप्त साम्राज्य मिट गया, उसके महल ध्वस्त हो गए, लेकिन उसके विचार आज भी जिंदा हैं। इसलिए जब कभी कोई कहे कि भारत का स्वर्ण युग बीत गया, तो बस मुस्कुराना, क्योंकि वो युग सिर्फ बीता नहीं, हमारी नसों में अब भी बह रहा है। और अब एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर गुप्त युग को गोल्डन बनाया ज्ञान ने, तो क्या आज हम फिर एक नया सुनहरा युग बना सकते हैं? जवाब शायद तुम्हारे और मेरे हाथ में है।